मैं केआर बोरा और केआर क्लासेज में आप सबका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान। और जो प्रीवियस लेक्चर था यानी पिछले लेक्चर में हमने डायमेंशंस के बारे में पढ़ा और जो फिजिकल क्वांटिटी कौन कौन सी है जो किस प्रकार की डायमेंशन रखती है, डायमेंशन लेस है, वेरिएबल है या कांस्टेंट है। तो वो थी फोर्स फिजिकल क्वांटिटी थी जो कि ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी थी जिसको मैं बल बोलता हूं। और इसका जो डायमेंशन आया था वो डायमेंशन आया था m1l1t-2। क्लियर था ये? ठीक। पर जब इसका फॉर्मूला हमने लिया था तो वो था मास इनटू एक्सेलरेशन यानी द्रव्यमान गुणा त्वरण। ठीक है, तो ये भी एक फिजिकल क्वांटिटी है। और कौन सी फिजिकल क्वांटिटी? ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, तो इसको मैं अलग से ले लेता हूं, एक्सेलरेशन यानी ए यानी त्वरण। तो त्वरण मीन्स वेलोसिटी डिवाइड बाई टाइम, और वेलोसिटी को v और टाइम को t। और वेलोसिटी ब्रेक हो सकता है, ठीक है। तो ये भी एक ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। तो इसको भी मैं अलग से ले लेता हूं, वेलोसिटी फैक्टर यानी कि वेग। और वेग बराबर क्या होता है? वेग इक्वल टू होगा डिस्प्लेसमेंट कवर्ड विद रिस्पेक्ट टू टाइम यानी x डिवाइड बाई t टाइम। ठीक, तो इसकी जो यूनिट है वो यूनिट हो जाएगी x यानी मीटर में आएगा तो मीटर पर सेकेंड। क्लियर? तो ये आ गया ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी से बेसिक फिजिकल क्वांटिटी पे आ गया। और मैंने क्या बताया था, जब ऐसे आप ब्रेक कर लो और बेसिक फिजिकल क्वांटिटी तक पहुंच जाओ तो सिर्फ सीधा डायमेंशन लिख देंगे। उसकी डायमेंशन के लिए क्या आएगा? देखो मास यहाँ पे है ही नहीं तो मेरा 0 हो जाएगा। क्लियर? एल आता है लेंथ के लिए और लेंथ के लिए मीटर होता है तो मीटर दे रखा है ऊपर तो ये उसके लिए L1 हो जाएगा। ठीक है। सेकेंड आता है टाइम के लिए यानी कैपिटल T, और कैपिटल T इनवर्स में यानी नीचे है, उसको ऊपर लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा तो T -1। तो ये डायमेंशन हो गई वेलोसिटी। अब एक्सेलरेशन की देखते हैं। तो वेलोसिटी ब्रेक हो सकता है x डिवाइड बाई टी स्क्वायर। ठीक है, तो x आएगा, x की इसकी जो यूनिट होगी वो होगी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हम ड्राइव्ड यूनिट से चले और बेसिक यूनिट तक इसको ब्रेक करते हुए चले गए। और जब प्योर बेसिक यूनिट में ब्रेक कर दिया देन इसकी भी मैं डायमेंशन लिखता हूं विमा। तो देखो यहाँ पे मास नहीं है तो m मेरा 0, मीटर ऊपर है उसके लिए लेंथ के लिए तो लेंथ के लिए L1 सेकेंड का स्क्वायर नीचे तो ये t-2। तो ये डायमेंशन होगी एक्सेलरेशन की, ये डायमेंशन है वेलोसिटी यानी वेग की, और ये डायमेंशन है फोर्स की। तो हमने कितनी डायमेंशन पढ़ लिया अभी? कितने एग्जांपल? 3 एग्जांपल भरोगे, फोर्स, एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी। अब हम एग्जांपल लेते हैं। नया एग्जांपल है वर्क, WORK, वर्क यानी कार्य यानी काम। ठीक है, अब इसकी हमें डायमेंशन निकालनी है, यूनिट्स भी एंड डायमेंशन। ठीक, तो कार्य का मतलब देखो कार्य 2 चीजों पर डिपेंड करता है, तीन फैक्टर पर डिपेंड करता है। फर्स्ट फैक्टर होता है बल यानी किसी पर भी कार्य यानी किसी को कार्य करना है तो उस पर एक बल कार्य करेगा यानी कि फोर्स। ठीक है, सेकेंड फैक्टर जिसपे वो डिपेंड करता है वो होता है डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन। दो जैसे एक पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक बिल्कुल सीधे जाना है तो इसको मैं डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन बोलता हूं। 2 बिंदुओं के या 2 अवस्थाओं यानी 2 पोजीशन के बीच की सीधी दूरी, स्ट्रेट लाइन, तो ये विस्थापन होता है। विस्थापन को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, एंड थर्ड जो फैक्टर है वो फैक्टर है एंगल। मतलब कोण। ठीक है, अब एंगल आ ही गया तो इस कोण को भी मैं देख लेता हूं।
ये मैं पढ़ चुका हूं, ये मैं पढ़ चुका हूं। विस्थापन एज ए लेंथ ऑर्डर का ही होता है। तो लेंथ की डायमेंशन एंड यूनिट्स मुझे पता है, फोर्स की डायमेंशन यूनिट्स मुझे पता है। अब मैं बात करता हूं एंगल। ठीक, एंगल दो लाइन के बीच का एंगल, यानी कि मान लो एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, इन दोनों के बीच का ये एंगल होता है। दो रेखाएं जब प्रतिच्छेदी करती हैं तो जो प्रतिच्छेदी बिंदु है क्रॉस करती हैं, तो जो क्रॉस पॉइंट है, जैसे मान लो ये लाइन है और ये लाइन है, क्रॉस किया, ये जो क्रॉसिंग पॉइंट है यहां पर एंगल बनेगा। ठीक, और इस एंगल की जो यूनिट होती है वो होती है रेडियन, और दूसरी यूनिट होती है वो होती है डिग्री। ये आपस में कन्वर्ट हो सकते हैं, क्योंकि मैंने बताया था कि यूनिट्स, एक ही फिजिकल की यूनिट, एक ही फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट्स आपस में कुछ ना कुछ रिलेशन रखती है। जैसे किलोग्राम ग्राम से रखता है, मीटर सेंटीमीटर से रखता है, किलोमीटर मीटर से रखता है। एक ही फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट्स यानी मात्रा। ठीक है, तो इनका कन्वर्जन, तो यूनिट होती है रेडियन। बट जब इसकी मैं डायमेंशन की बात करता हूं, यानी विमा की बात करता हूं एंगल की, तो डायमेंशन के लिए मैं फॉर्मूला देखता हूं। तो फॉर्मूला थीटा का फॉर्मूला का है, जैसे मान लो ये एक सर्किल है, क्लियर। इस सर्किल में सेंटर पॉइंट हो गया, ये मान लो मेरी रेडियस हो गई, ये भी एक रेडियस है, रेडियस यानी त्रिज्या आर। ठीक है, और ये अगर छोटा सा हिस्सा लूं तो ये मेरी होगी चाप यानी आर्क, ये मेरी रेडियस। इसको मैं ले लेता हूं एल से डिफाइन करता हूं और इसको मैं आर से। तो इन दोनों रेडियस के बीच में एंगल बनेगा, जो सेंटर ऑफ सर्किल पे बनेगा, वो एंगल होगा थीटा। ठीक है, तो थीटा का फॉर्मूला होता है यहां पे थीटा इक्वल टू एल बाई आर। क्लियर। अब यहां देखो यूनिट्स की बात करता हूं, तो ये मीटर में और ये भी मीटर में, मीटर से मीटर कैंसिल आउट, कोई यूनिट नहीं बच रही है, तो इसकी डायमेंशन नहीं होगी। तो कोण जो होता है वो होता है डायमेंशन लेस, बट यूनिट इसकी होती है, और यूनिट है इनकी ये रेडियन एंड डिग्री। क्लियर। कोण का डिस्प्लेसमेंट है, इसकी यूनिट होगी सिर्फ सीधी मीटर, क्योंकि लेंथ के ऑर्डर में तो इसकी मीटर होगी, और इसकी न्यूटन है, उसको मैं बेसिक यूनिट में चेंज भी कर सकता हूं, जो हम पीछे कर चुके हैं। तो कार्य है वो तीन फैक्टर पे डिपेंड करते हैं, फोर्स पर, डिस्प्लेसमेंट पर, और इन दोनों के बीच में एंगल। तो ये एंगल किन के बीच में होना चाहिए? ये एंगल है फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, इनके बीच का एंगल है। क्लियर यहां तक? ठीक है, तो मैं एक डायग्राम से बताता हूं। ये कोई बॉडी है, यानी कोई वस्तु है, ये एक सरफेस है, इस सरफेस पर रखी हुई है, और इस सरफेस में मतलब सीधा ही चलेगा, ये इस सरफेस पे चलेगा। ठीक है, तो जैसे इसका मास मान लो m है, ये इसकी इनिशियल पोजीशन है। इनिशियल पोजीशन मतलब प्रारंभिक दूरी जहां से उसने स्टार्ट किया, और मान लो यहां पर एक फोर्स लगा, ये फोर्स, और इसने एक डिस्प्लेसमेंट कवर किया, यानी एक विस्थापन कवर किया, मान लो यहां तक, और ये इसकी फाइनल पोजीशन है। क्लियर। तो अब ये यहां से यहां पहुंच गया, मास है। इस डिस्प्लेसमेंट को मैं बोल देता हूं एस। तो जो वर्क डन होगा, यानी किया गया कार्य होगा, वो होगा एफ एस कोस ऑफ थीटा। ये फॉर्मूला मैं आगे ड्राइव करवाऊंगा, कैसे ही ये फॉर्मूला आया। वैसे आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, कार्य इक्वल टू बल गुणा विस्थापन। तो ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला जनरल फॉर्मूला है। जनरल का मतलब सामान्यतः है, यूजुअली।
और ये जो फॉर्मूला है बल गुणा विस्थापन, ये फॉर्मूला स्पेशल केस है। स्पेशल केस का मतलब कि अगर जो एंगल है थीटा वो 0 डिग्री, ये स्पेशल केस है। तो ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला ठीक है, बट ये फॉर्मूला स्पेशल केस के लिए कि थीटा इक्वल टू 0। इसका मतलब फोर्स उसी डायरेक्शन में लगना चाहिए जिस डायरेक्शन में वो मतलब जिस डायरेक्शन में उसको मूव करे। तो फोर्स लगाए इस डायरेक्शन में, तो मूव भी उसी डायरेक्शन में करना चाहिए। इसका मतलब कि ये यहां पे ये फोर्स है और मूव भी इसी तरफ करेगा ये, तो इन दोनों के बीच में एंगल जो होगा वो एंगल होगा 0, यानी ये वाला केस। उस केस में बल गुणा विस्थापन होगा, क्योंकि उस केस में अगर मैं थीटा इक्वल टू 0 यहां पुट करूंगा तो ये मेरा हो जाएगा एफ एस कोस ऑफ 0 डिग्री, और कोस 0 इक्वल टू 1 होता है, तो ये मेरा फॉर्मूला बन जाएगा एफ एस यानी बल गुणा विस्थापन। तो ये एक स्पेशल केस है। तो हम स्पेशल केस को लेके चलते हैं। क्यों? क्योंकि डायमेंशन में ये चीज पार्ट करेगी, इसकी डायमेंशन है, इसकी विमा निकालने के लिए इसकी विमा ये पार्ट करेगी, इसमें ये भी पार्ट लेगी, बट ये एक फंक्शन है और फंक्शन फिजिकल क्वांटिटी होती ही नहीं। ये एक फिजिकल क्वांटिटी है बट ये टोटल एक फंक्शन है पूरा, और फंक्शन की ना कोई यूनिट ना कोई डायमेंशन। थीटा की वैसे कोई डायमेंशन नहीं होती बट यूनिट होती है, ठीक है। तो ये पार्ट नहीं करेगा डायमेंशन के अंदर, तो मैं सिर्फ लेता हूं एफ और एस। मेरा कार्य का फॉर्मूला हो गया W यानी कार्य इक्वल टू बल गुणा विस्थापन। ये मेरा फोर्स है और ये मेरा विस्थापन, यानी बल गुणा विस्थापन। क्लियर आता है? फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट है, ठीक। अब बल की जो, अब इसकी यूनिट की बात करता हूं, तो इसकी यूनिट होती है, जैसे मान लो ये इसकी यूनिट होगी, इसकी यूनिट होगी न्यूटन और इसकी यूनिट होगी मीटर। तो न्यूटन मीटर यूनिट हो जाएगी डब्ल्यू की। चलो एक यूनिट तो ये होगी, बट ये जो यूनिट है इसमें ड्राइव यूनिट भी है और बेसिक यूनिट भी है। तो बेसिक यूनिट तो मीटर है और ड्राइव यूनिट इसमें न्यूटन है। तो इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ ड्राइव यूनिट एंड बेस यूनिट, यानी ये एक कॉम्बिनेशन है व्युत्पन्न मात्रक का और आधार यानी मूलभूत मात्रक का, ठीक है। बट इसका जो ड्राइव यूनिट होगी, प्योर ड्राइव यूनिट यानी प्योर व्युत्पन्न मात्रक, उसको मैं बोलता हूं जूल, JOULE, और ये जूल बराबर होगा न्यूटन इंटू मीटर के। क्लियर है चीज? ठीक है। तो इसका मतलब ये जूल है, न्यूटन इंटू मीटर हो गया, और न्यूटन को मैं ब्रेक कर चुका हूं, वो मेरा क्या था फोर्स के केस में किलोग्राम मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर और इंटू मीटर। तो ये मेरा फॉर्मूला हो गया kg मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। तो जूल था उसको मैंने ब्रेक कर लिया प्योर। अब ये जो है ये प्योर बेसिक यूनिट की फॉर्म में है और ये ड्राइव यूनिट है। और मैंने क्या कहा था, जब ड्राइव यूनिट को आप प्योर बेसिक यूनिट की फॉर्म में ब्रेक कर लो तो उसको आप डायमेंशन की फॉर्म में ले सकते हो। तो जो वर्क की डायमेंशन आएगी वो आएगी, देखो, किलोग्राम यानी m1, मीटर स्क्वायर लेंथ के तो L2, सेकंड का स्क्वायर नीचे T -2, ये डायमेंशन है वर्क की। ये चीज क्लियर होगी? तो हमने वर्क की डायमेंशन निकाल लिया। अब मैं निकालता हूं कि ये तो जूल ड्राइव यूनिट है बट एम के एस सिस्टम में है और ये भी एम के एस सिस्टम में। अब इसको सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट करके दे, ठीक है। तो वर्क की डायमेंशन हम निकाल चुके हैं, वाई थी हमारी m1, L2, T -2, ठीक है। और इसकी जो ड्राइव यूनिट थी वो मेरी आई थी जूल, जो कि एम के सिस्टम में थी, ठीक है। और इसको जब मैंने प्योर बेसिक यूनिट की फॉर्म में जब मैंने कवर किया इसको यानी ब्रेक किया,
तो वो मेरा बनाता किलोग्राम मीटर स्क्वायर डिवाइड बाई सेकेंड का स्क्वायर। ये भी एमकेएस सिस्टम में था, ठीक है। अब मैं मान लो इस एमकेएस को सीजीएस में कर, क्योंकि इसका तो कन्वर्जन नहीं पता, बट इसका कन्वर्जन मुझे पता है। जब इसका कन्वर्जन इसके बराबर हो सकता है तो इसको मैं कन्वर्ट कर सकता हूं, ठीक है। तो कन्वर्ट करने के लिए अगर मान लो मैं यहाँ पे एक न्यूमेरिकल वैल्यू 1 लेता हूं, तो 1 kg किलोग्राम ग्राम में चेंज होगा तो 10⁻³ यानी 1000 ग्राम। क्लियर। मीटर को सेंटीमीटर में सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो 1 मीटर में सेंटीमीटर होता है 100 सेंटीमीटर, तो 100 का भी स्क्वायर हो जाएगा और सेंटीमीटर का स्क्वायर। सेकंड नहीं होगा चेंज, तो सेकंड स्क्वायर। क्लियर। इनको एक साथ ले लेंगे तो ये आएगा 10⁻³ ये 10⁻4 है, 10⁻4 और 10⁻3 कितना होगा 10⁻7 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। क्लियर। इसका मतलब 1 kg मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर 10⁻7 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर के बराबर है। तो 1 जूल है वो मेरा 10⁻7 और एक सीजीएस यूनिट। तो वर्क की सीजीएस यूनिट क्या होती है अर्ग। ये कनेक्शन आ गया 1 जूल के बीच में और अर्ग के बीच में। कैसे निकाला, पहले उसको ब्रेक किया, उसको कन्वर्ट किया, देखा रिलेशन ये है, फिर उसको लिख दिया। तो हमने डायमेंशंस देख ली वर्क की और कन्वर्जन देख लिया, ठीक है। तो अभी हमने जो पढ़ा वो देखते हैं। जो वर्क था उस वर्क की डायमेंशन आई थी M1L2T-2 और जो MKS2 सीजीएस रिलेशन था वो था 1 जूल इक्वल टू 10⁻7 अर्ग। इसको जूल यानी ऐसे हिंदी में जूल और ये अर्ग, ठीक है। ये हम निकाल चुके हैं, कन्वर्जन निकाल लिया और डायमेंशन निकाल लिया, ठीक है। अब एक फैक्टर और बात, जब मैंने एक बात कही थी पिछले लेक्चर में यानी सेकंड लेक्चर में, जिसे मैंने बोला था कि काफी फिजिकल क्वांटिटी ऐसी होती है जिनकी यूनिट और डायमेंशन सेम होती है, जैसे एनर्जी। तो हम इसको भी प्रूफ करके देख लेते हैं कि होती है कि नहीं होती, क्योंकि फिजिकल क्वांटिटी तो अलग है, एनर्जी अलग है और वर्क अलग है, ठीक है। बट मतलब रिलेशन क्या हुआ, इन दोनों का रिलेशन ये होगा कि अगर आपके अंदर एनर्जी है तो ये आप काम कर सकते हो, विदाउट एनर्जी नो वर्क, इसलिए ये दोनों सेम, बट फॉर्मूले अलग अलग है। तो एनर्जी का फॉर्मूला, जैसे मैं एनर्जी ले लेता हूं काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा। देखो गतिज ऊर्जा में छुपा है गति। क्लियर। गतिज ऊर्जा, इसका फॉर्मूला, इसको टी से डिनोट करेंगे या के से डिनोट कर लो। इसका फॉर्मूला होता है, जैसे मान लो कोई मास है, ये मास है और ये मूव कर रहा है v वेलोसिटी से, यानी चल रहा है v वेलोसिटी से, ये वेलोसिटी है, उसकी वेलोसिटी v है, ठीक है। उसका मास है m। तो उसकी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 mv², ठीक है। हमारे पास फॉर्मूला है, ठीक है। अब इसकी डायमेंशन और यूनिट निकालते हैं। तो T की यूनिट निकालते हैं, तो इस यूनिट को ब्रेक करता हूं। देखो मास पहले से क्लियर है, मास तो एक पहले 1/2 देखते हैं, 1/2 न्यूमेरिकल वैल्यू, कोई डायमेंशन नहीं, कोई यूनिट नहीं डायमेंशन भी नहीं, तो ये तो पार्ट लेगा ही नहीं, ना तो यूनिट में पार्ट लेगा ना ही डायमेंशन यानी विमा में पार्ट लेगा। अब बात करते हैं मास की। तो मास के लिए यूनिट तो है मेरे पास किलोग्राम और डायमेंशन मेरे पास है m1, ठीक है। अच्छा जी, अब ये है वेलोसिटी फैक्टर, और वेलोसिटी की जो यूनिट थी वो यूनिट थी मीटर अपॉन सेकेंड। तो v के स्क्वायर की यूनिट हो जाएगी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। क्लियर।
तो टी को मैं ब्रेक कर सकता हूं, टी है वो ब्रेक हो चुका है किसमें, देखो मास का केजी, क्लियर, और उसका मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर। मैंने बोला था कि जब भी आप बेसिक यूनिट में कन्वर्ट कर लो बेसिक यूनिट में, तो उसकी डायमेंशन मैं लिख सकता हूं। तो अब इसकी डायमेंशन देखते हैं, तो इसकी डायमेंशन आएगी तो केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर। तो केजी के लिए m1 लेंथ l स्क्वायर, तो l2 और t -2, और ये वर्क की ही है सेम डायमेंशन, सेम वर्क की है। इसका मतलब वर्क और एनर्जी दोनों की डायमेंशन सेम होती है और उनकी यूनिट भी सेम, जूल। क्लियर? तो हमने यूनिट्स एंड डायमेंशन निकालना देख लिया। आप घर पे प्रैक्टिस करते रहें, कोई भी यूनिट देखें, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी देखें, उसको अच्छे से पढ़ें, डिपेंडेंस देखें। डिपेंड मतलब जैसे अभी ये काइनेटिक एनर्जी थी, तो काइनेटिक एनर्जी को मैंने ब्रेक किया, तो जैसे मान लो ये फॉर्मूला आया, तो सिंपल सी बात है, मास पे डिपेंड करेगा, लेंथ पे और टाइम, ये फैक्टर इस पे डिपेंड करेगा। 7 देखो इनमें से 7 में से 3 यहां पर है, तो डिपेंड उन बेसिक यूनिट पे ही करेगा। क्लियर है? अब हम डायमेंशनल एनालिसिस पढ़ते हैं, यानी वीमा का यूज लेके हम क्या क्या कर सकते हैं। जो हमने वीमा पढ़ चुके हैं ना, डायमेंशन हम पढ़ चुके हैं। तो डायमेंशनल एनालिसिस, डायमेंशनल मतलब वीमी है, और एलआईसी मतलब कि हम डायमेंशन का यूज करके क्या क्या कर सकते हैं वो देखेंगे। ठीक है, डायमेंशन का यूज लेके, जैसे फर्स्ट पॉइंट है, एक प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल यानी सिद्धांत ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन। होमोजेनिटी का मतलब होता है एक रूपता। तो ये तो होगी लैंग्वेजली, ठीक है, प्रिंसिपल। बट इस प्रिंसिपल में होता क्या है, ये प्रिंसिपल है क्या, यानी सिद्धांत है क्या। ये सिद्धांत ये बोलता है कि आप कोई भी फॉर्मूला उठा के देख लो, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला उठा के देख लो, अगर उसमें कहीं प्लस या माइनस है, अगर मान लो कि एक फिजिकल क्वांटिटी मान लो ये पहली है और 2 फिजिकल क्वांटिटी दूसरी, एक फिजिकल क्वांटिटी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, तो ये आपस में प्लस या माइनस तभी हो सकती हैं जब इनकी डायमेंशन सेम हो। यानी कि जैसे कि कोई A और प्लस B है इक्वल टू C प्लस D, ये कोई फॉर्मूला है, समझ रहे हो, ये भी कोई फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में A कोई फैक्टर होगा, B भी कोई फैक्टर होगा, C भी और D भी, मतलब A कॉम्बिनेशन हो सकता है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का, B कोई भी फिजिकल क्वांटिटी कॉम्बिनेशन हो सकता है, C भी और D भी, ठीक है। बट ये एक रूल फॉलो करेंगे, पहले ही प्लस का रूल है। प्लस का रूल मतलब कि किसी भी फॉर्मूले में प्लस तभी लगेगा जब दोनों की डायमेंशन सेम है। समझ रहे हो ये चीज? इसका मतलब कि किलोग्राम में किलोग्राम ही जुड़ेगा, मीटर में मीटर ही जुड़ेगा, बल में बल ही जुड़ेगा। समझ गए ये चीज? अगर मान लो मैं किलोग्राम में मीटर को ऐड करूं तो ये नहीं होगा और हो भी नहीं सकता। ऐड सेम यानी एक ही लेवल पर ऐड किया जाएगा ना, 2 किलो चीनी 3 किलो ऐड कर सकते हैं, 1 मीटर लेंथ और 2 किलो चीनी कैसे करोगे?
दोनों को प्लस नहीं कर सकते ना। और दूसरा है इक्वलिटी का। इक्वलिटी ये बोलती है कि ये इक्वेशन तभी इक्वल है जब इस साइड की डायमेंशन इस साइड की डायमेंशन के इक्वल है। अगर मान लो ये ओवरऑल डायमेंशन अगर जूल यानी वर्क की आ रही है तो ये भी मिलके वर्क की ही डायमेंशन बनेगी। समझ रहे हो? इक्वलिटी माइनस का भी यही होगा। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन यानी एक रूपता यही बोलती है कि अगर प्लस है, कोई भी चीजें प्लस होंगी वो सेम लेवल पर होंगी, इक्वल होंगी, तो भी दोनों साइड की डायमेंशन सेम होनी चाहिए, यानी इस साइड की डायमेंशन इस साइड के डायमेंशन के सेम होनी चाहिए। तो यहां से मैं दो तीन चीजें पढ़ सकता हूं। क्या? पहला, मैं किसी भी फॉर्मूले को चेक कर सकता हूं कि ये फॉर्मूला राइट है या रॉन्ग है। तो आप बुक में कहीं से भी कोई भी फॉर्मूला उठाओ और उसकी डायमेंशन मेजर करना स्टार्ट कर दो। अगर वो इक्वल, सबसे पहले क्या, ये प्लस वाला, तो प्लस कोई भी फिजिकल क्वांटिटी प्लस तभी होगी जब दोनों की डायमेंशन सेम होगी, और कोई भी इक्वेशन इक्वल तभी होगी जब उस दोनों की डायमेंशन, दोनों साइड एलएचएस आरएचएस दोनों की साइड की डायमेंशन बिल्कुल सेम होगी, तभी वो फॉर्मूला राइट है, नहीं तो फॉर्मूला रॉन्ग है। सेकंड जो काम कर सकते हैं वो सेकंड काम ये है कि अगर मैं कोई फॉर्मूला जैसे रट रहा हूं, रटने लग गया और मैं उसमें से मैंने कई बार रिकॉल किया, बोलता गया, और फिर जब मेरा नंबर आया और मैंने उस इक्वेशन को लिखना चाहा तो इक्वेशन में एक पार्ट मिसिंग, मतलब मुझे पता था ये पार्ट आएगा बट एक्चुअली कहां आएगा ये नहीं पता, तो मैं वो भी करेक्ट कर सकता हूं इस प्रिंसिपल से। तो ये तो बहुत काम की चीज है। इससे मैं जितने भी फॉर्मूले हैं उन फॉर्मूले को चेक कर सकता हूं, और अगर फॉर्मूला मैं भूल गया हूं तो उस फॉर्मूले को अरेंज कर सकता हूं। कैसे? मैं एग्जांपल से देखूं। जैसे कि इक्वेशन लेते हैं, एक इक्वेशन कौन सी, न्यूटन लॉ की इक्वेशन ले लेते हैं कोई भी, जैसे S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए स्क्वायर हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक, ये फॉर्मूला है, क्लियर? तो मैं उसको प्रूफ करता हूं। अब इस फॉर्मूले में ये जो चीज है ये लेंथ ऑर्डर में है, इसको मैं बोलता हूं डिस्प्लेसमेंट। लेंथ ऑर्डर में मैं ऑर्डर बोल रहा हूं, ऑर्डर मतलब कि लेंथ की तरह ही डिस्प्लेसमेंट कवर होगा यानी मेजर होगा। ये मेरी वेलोसिटी वेक्टर है। अभी मैं गहराई में नहीं जा रहा हूं कि u क्या है, ये t टाइम को बताएगा, ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये मेरा एक्सेलरेशन है यानी त्वरण है, और ये मेरा फ्री टाइम है। ठीक है, तो सबसे पहला क्या बताया मैंने, फॉर्मूला मैं चेक कर सकता हूं, तो फॉर्मूला चेक कर रहे हैं, फॉर्मूला चेकिंग अच्छी चीज है ना। देखो हम उस प्रिंसिपल का यूज करके हम फॉर्मूले को चेक कर सकते हैं हमारा फॉर्मूला ठीक है या नहीं। पहले प्लस का देखो, प्लस चीज, तो प्लस का क्या बोलेगा कि दो ए और बी आपस में तभी ऐड होंगे जब दोनों की यूनिट डायमेंशन सेम है। अब यूनिट में आप ड्राइव यूनिट को कंपेयर मत करने लग जाना, क्योंकि ड्राइव यूनिट को आपको बेसिक यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद आप कंपेयर करोगे तो मतलब डायमेंशन तो डायमेंशन प्लस डायमेंशन यही जुड़ेंगी, बट प्लस में बेसिक यूनिट्स प्लस बेसिक यूनिट, ये वाला फॉर्मूला। बट ये नहीं है कि यहाँ पे ड्राइव यूनिट है और ये भी ड्राइव यूनिट है, यहां से ही पता नहीं चलेगा। ठीक है, अब देखो ut, तो जैसे ये था ut, तो इसकी डायमेंशन निकालता हूं मैं पहले, तो u नहीं है, वेलोसिटी है, वेलोसिटी की मैं डायमेंशन निकाल चुका हूं, क्या आई थी m0 l 1 t -1,
याद रखना है, जो जो कवर हो जाए प्रैक्टिस करते रहना। हर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी लेना, डिपेंडेंस देखना और उसका डायमेंशन ब्रेक करना, ब्रेक करने के बाद उसकी डायमेंशन लिख लेना। फिर बार बार क्या, आपको बार बार डायमेंशन वापिस से वही फॉर्मूला, ब्रेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हर कोई फिजिकल क्वांटिटी एक फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंडेंट होती है। ऐसे ही एक ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी किसी और दूसरी ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड होगी। तो जब ये बड़ी ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी छोटी ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंडेंट है, तो इसका तो मुझे पहले से ही पता है, तो मैं इसका निकालने के लिए डायरेक्ट इसका यूज ले सकता हूं, ना कि उसको पूरा ब्रेक करूं। क्लियर? जैसे फोर्स वाला था, तो यहां पे यू का डायमेंशन लिख दिया, टाइम का टी 1 हो जाएगा, टाइम का ये टी है, टी टाइम टी का 1। तो ओवरऑल मेरी डायमेंशन हो गई m 0 l 1 t -1 1 कैंसिल आउट हो जाएगा t 0। इसका मतलब कि ये कोई लेंथ की डायमेंशन यानी कोई यूनिट, यानी इसकी जो 2 यूनिट होगी वो लेंथ की यूनिट के बराबर होगी और उसकी डायमेंशन भी लेंथ की डायमेंशन के बराबर होगी। ठीक है, अब देखते हैं 1/2 a t स्क्वायर। ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, नो डायमेंशन नो यूनिट, कोई भी मान नहीं कोई मात्रक नहीं। ठीक है, एक्सेलरेशन त्वरण का मैं देख चुका हूं, m0 l1 t -2। ठीक है, और टी स्क्वायर यानी कैपिटल T2। ओवरऑल चेक करते हैं, तो ये m0 l1 t -2 + 2 t0, तो ये भी आया l1 और ये इसके बराबर है। तो देखो डायमेंशंस आपस में इक्वल हैं, तभी ये आपस में ऐड हुए हैं। समझ रहे हो? ये इससे ऐड हुआ है। क्लियर? अब इन दोनों की ओवरऑल डायमेंशन भी क्या होगी, L1 ही होगी, क्योंकि लेंथ में लेंथ जुड़ेगी तो क्या बनेगी, लेंथ 10 मीटर 20 मीटर, तो जोड़ेंगे तो 30 मीटर स्क्वायर थोड़ी होगा, 30 मीटर ही होगा। इसका मतलब लेंथ में लेंथ जुड़ी तो लेंथ की डायमेंशन आएगी, तो लेंथ में लेंथ जुड़ी लेंथ की डायमेंशन आएगी। अच्छा जी, अब इसकी ये है लेंथ, इसकी भी डायमेंशन क्या है L1। तो मैंने क्या दूसरा रूल भी फॉलो हो रहा है, कैसे कि इक्वल का निशान तभी लगेगा, इक्वलिटी तभी होगी फॉर्मूले में जब इक्वल के इधर डायमेंशन और इधर डायमेंशन सेम हो। तो इधर की डायमेंशन L1 और इधर की डायमेंशन भी L1, तो ये फॉर्मूला बिल्कुल राइट। क्लियर? तो फॉर्मूला चेक कर सकते हो, कोई भी फॉर्मूला चेक कर सकते हो। अपनी बुक उठाओ, बुक में से कहीं भी कोई भी रैंडमली कोई भी पेज उठा लो, उस पेज में देखो ये चीजें हैं, उनको ये डायमेंशन निकालो, उन डायमेंशन को चेक करके देखो ये फॉर्मूला राइट है या नहीं है। तो किसी भी बुक में अगर मिसप्रिंट हुआ होगा फॉर्मूला, तो आप बता सकते हो ये फॉर्मूला सही कैसे होगा। उसका भी देखते हैं एग्जांपल कि करेक्शन कैसे करें फॉर्मूले के अंदर, अगर आप फॉर्मूला भूल जाओ। ठीक है, अब जैसे कि एक सिंपल इक्वेशन ले लेता हूं, न्यूटन की इक्वेशन ले लेते हैं, क्योंकि अपन मैकेनिक्स पढ़ने वाले इसके बाद। तो अपन नॉर्मली जो अपन फैक्टर पढ़ चुके, वेलोसिटी पढ़ चुके हो, एक्सेलरेशन पढ़ चुके हो, त्वरण, टाइम, लेंथ। तो जैसे ये इक्वेशन है v = ut + a, मान लेते हैं इक्वेशन, ये फॉर्मूला है। बट जब ये फॉर्मूला कब लिखा है, जब मैंने एक फॉर्मूला याद किया था, जब घर था मैं, तो घर जब मैंने फॉर्मूला याद किया, ये फॉर्मूला था v = u + at। इसको मैंने बार बार उठा, v = u + at, v = u + at, u + at, u + at। बट जब मैं एक्चुअल में एग्जाम में ये फॉर्मूला लिखने गया, तो ये फॉर्मूला लिखा गया ऐसा, ये जो कि गलत है। अभी तो गलत आपको दिख रहा है, क्योंकि ये और ये अलग अलग जगह के इंसिडेंट है। ठीक है, तो यहां पर ये सही था और यहां पे आने के बाद ये गलत हो गया। तो अब इसको मैं करेक्ट कैसे करूं, जबकि मुझे पता है कि इस इक्वेशन में v आएगा, u आएगा, a आएगा और t आएगा। बट ये मैं भूल रहा हूं कि t किसके साथ आएगा, a के साथ आएगा, u के साथ आएगा। ठीक है, तो देखो
अब पहले क्या है, प्रिंसिपल यूज करते हैं, तो प्लस प्लस तभी लगेगा जब दोनों की डायमेंशन सेम हो। तो देखो इधर की डायमेंशन, एक्सेलरेशन की डायमेंशन क्या होती है, ये एक्सेलरेशन है, ये वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी है, ये टाइम है। इसकी होगी m0 l1 t-2। अब इन दोनों की डायमेंशन देखो, u की क्या होगी m0 l1 t-1 और t की t1। ओवरऑल क्या हो जाएगी m0 l1 t-1 1 0 यानी l1। और ये दोनों इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये फॉर्मूला यहां पे रॉन्ग है। समझ रहे हो? तो फिर मैंने इसको अरेंज किया कि यहां पे L1 है और यहां पे L1 t-2 है। तो इन दोनों को इक्वल करने के लिए, इन दोनों को इक्वल करने के लिए अगर इधर की t को एडजस्ट, मतलब टाइम को एडजस्ट करना पड़ेगा मेरे को। इसका मतलब फिर मैंने इसको अरेंज किया v = u प्लस का a t। ठीक है, फिर मैंने इसको अरेंज किया कि नहीं यार ये तो सेट नहीं बैठ रहा है, यानी रॉन्ग हो गया, क्योंकि मुझे पता है प्रिंसिपल का कि डायमेंशनल एनालिसिस यानी वीमा का जब मैं यूज करके फॉर्मूला चेक करता हूं तो उसमें ये रूल तो फॉलो होना चाहिए, बट यहां ये रूल फॉलो नहीं हो रहा है। तो मैंने इसको इस टी को इधर रख के देखा, तो टी को इधर रख के देखा तो ये फॉर्मूला यहां पे देखो u की हो जाएगी m1 l1 t m0 l1 t-1 और इन दोनों की कंबाइन क्या होगी m0 l1 t-2 और टाइम का हो जाएगा t-1 t1। क्लियर? ये 1 है, ये -1 का एक खा जाएगा तो ये बचेगा m0 l1 t-1। अब देखो ये दोनों इक्वल हैं, इसका मतलब अभी मैं ठीक जा रहा हूं कि ये दोनों इक्वल है। अब एक और इक्वलिटी चेक करनी पड़ेगी, ये वाला। तो ये इक्वल तभी आएगा जब यहां की डायमेंशन यहां की डायमेंशन सेम होगी। अच्छा जी, तो वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है, वो होती है m0 l1 t-1 और इधर की डायमेंशन क्या है m0 l1 t-1, ये भी इक्वल है। तो ये फॉर्मूला मेरा राइट है। तो मैंने देखो भाई कि भाई अपना फॉर्मूला सुधार दिया, जो कि जब मैं याद कर रहा था उसके हो गए। समझ रहे हो? तो मैंने फॉर्मूला चेक करना सीखा कि फॉर्मूला चेक कैसे कर सकते हैं। दूसरा, अगर मैं फॉर्मूला भूल गया हूं तो उसको वापस से अरेंज कैसे करूं, तो उसको मैं अरेंज कर सकता हूं डायमेंशन का यूज। क्लियर? ठीक, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।